एस्टेट एस्पिरेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी। लेकिन अब भी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका अब तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि हमारी हाउस वाइफ्स हुई, हमारे वर्किंग पर्सन्स हुए। तो ऐसे में समय की कमी को देखते हुए हमारे चैनल पर कुछ इम्पोर्टेंट मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि स्मार्ट तरीके से स्मार्ट स्टडी के जरिए एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक किया जा सके। यदि आप भी कम से कम समय में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपकी सफलता में रामबाण साबित होने वाली हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जो या तो रिपीट हो सकते हैं या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षम ये जो शब्द है, ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? अधिगम अक्षम शब्द किसने प्रयोग किया? सबसे पहले सैमुअल क्रीक ने। अधिगम अक्षम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? सैमुअल क्रीक ने। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, इस विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन रहे हैं? आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा के समर्थक कौन कौन रहे हैं? वो रहे हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ओके, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा के समर्थक रहे हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। यदि आप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आपको इन तीन ऑप्शंस के अलावा अगर कोई और ऑप्शन दिया जाता है, तो आप उसको कट कर सकते हैं। ओके, अब है मनोविज्ञान। ये जो क्वेश्चन है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, ये तो एग्जाम में पहले आ चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? वो कहा है विलियम वुंट ने। किसने कहा है? वुंट ने। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? विलियम वुंट ने। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन रहे हैं? वो हैं प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की किस शाखा में टेलीपैथी और पुनर्जन्म, ये जो शब्द हैं, पुनर्जन्म जैसे शब्दों का किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है? जो टेलीपैथी है और ये पुनर्जन्म है, इन शब्दों का मनोविज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? तो किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अति इंद्रिय का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? अति इंद्रिय। ओके, जैसे कि पैरासाइकोलॉजी, यानी कि पैरासाइकोलॉजी। मनोविज्ञान की किस शाखा में टेलीपैथी और पुनर्जन्म जैसे जो शब्द हैं उनका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है अति इंद्रिय मनोविज्ञान, यानी कि पैरासाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण जैसे शब्दों का अध्ययन किस मनोविज्ञान में किया जाता है? तो वो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके, चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण जैसे शब्दों का अध्ययन किस मनोविज्ञान में किया जाता है? वो किया जाता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। और ऊपर हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में कि किस मनोविज्ञान की किस शाखा में टेलीपैथी और पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान में, और चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण जैसे शब्दों का अध्ययन किया जाता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से याद कीजिएगा। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है क्रेचमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार। किसके द्वारा दिए गए? क्रेचमर द्वारा दिए गए। क्रेचमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं? वो हैं 4। कितने हैं? 4। और वो कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्रेचमर द्वारा दिए गए जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें से फिर एग्जामिनर क्या करेगा? इनमें से 3 तो आपको दे देगा और एक कोई और अलग दे देगा, तो आपको यहाँ से अपना आंसर निकालना है। तो क्रेचमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार हैं 4 और उनके टाइप हैं सुडोलाकाय, लंबकाय, गोलाकार और डिस्पेलेटिक। सुडोलाकाय, लंबकाय, गोलाकार और डिस्पेलेटिक। ओके, अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि
समान लिंगी से मित्रता में जो रुचि है, समान लिंगी से मित्रता में रुचि, यानी कि लड़की की फ्रेंडशिप लड़की से और लड़के की फ्रेंडशिप लड़कों से। तो अपने जो समान लिंग के जो पर्सन हैं उनसे मित्रता में रुचि किस एज में करते हैं बच्चे? तो वो है 10 से 12 वर्ष की एज में। किस एज में करते हैं? 10 से 12 वर्ष की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थवादी चिंतन के कितने प्रकार हैं? यथार्थवादी चिंतन के कितने प्रकार हैं? वो हैं 3 प्रकार: अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। ओके, कौन कौन से प्रकार हैं? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और एग्जामिनर ने इसको कैसे सेट किया था, उन्होंने चौथा ऑप्शन ये डाल दिया था कि स्वलीन चिंतन क्या है। स्वलीन चिंतन को इसके ऑप्शन में डाल दिया था। तो स्वलीन चिंतन ये यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। ओके, तो यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। और लास्ट क्वेश्चन क्या था कि समान लिंगी से मित्रता में रुचि किस एज में करते हैं बच्चे? वो हैं 10 से 12 वर्ष की एज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक कौन से विज्ञान के? मानवतावादी मनोविज्ञान। कौन सा विज्ञान? मानवतावादी मनोविज्ञान। इसके समर्थक कौन कौन रहे हैं? इसके समर्थक रहे हैं मैस्लो, रोजर्स, ऑर्थर कॉम्बस। मैस्लो, रोजर्स और ऑर्थर कॉम्बस। और इसको जब एग्जामिनर ने एग्जाम में सेट किया तो उन्होंने इसमें फ्रॉयड को भी डाला था, लेकिन फ्रॉयड मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक नहीं रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं? वो हैं विलियम वुंट। कौन है? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। और विलियम वुंट पे एक क्वेश्चन और मैंने लास्ट में आपको कराया है, वो क्या है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी विलियम वुंट ने कहा है। यहाँ पर संरचनावाद के प्रवर्तक भी विलियम वुंट माने जाते हैं और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा चक्र। कौन सा चक्र? अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित तत्व हैं आवश्यकता, अंतर्नाद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, अंतर्नाद और प्रोत्साहन। अगर आपको संवेग डाल दिया जाए तो संवेग अभिप्रेरणा चक्र का तत्व नहीं है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यकाल के अन्य कौन कौन से नाम हैं? यानी कि जो बाल्यकाल है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो बाल्यकाल को प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति या स्मार्ट अवस्था, स्फूर्ति या स्मार्ट अवस्था और गिरोह से पहले की आयु, गिरोह से पहले की आयु के नाम से जाना जाता है। तो बाल्यकाल के अन्य कौन कौन से नाम हैं? प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति या स्मार्ट अवस्था, गिरोह से पहले की आयु। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैटल का, इसका कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है। किस तरह का ये संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, ये कौन सा प्रकार है कैटल का? ये है अशाब्दिक परीक्षण। ये अशाब्दिक परीक्षण का एक प्रकार है संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं? वो है शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षक का शिक्षण कौशल और शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। अगर शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी ये कारक भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और शिक्षक का विषय का ज्ञान, अगर कोई भी शिक्षक है अगर वो अपने विषय में उसकी पूर्ण रुचि नहीं है या पूरी तरह से उसको ज्ञान प्राप्त नहीं है तो ये कारक भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वृद्धि
बच्चों में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है? वृद्धि। ये क्वेश्चन किसके बारे में? वृद्धि के बारे में, कि वृद्धि बच्चों में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है? वो लाती है संरचनात्मक परिवर्तन। यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विकास की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है वृद्धि की। तो वृद्धि बच्चों में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है? तो वृद्धि बच्चों में परिवर्तन लाती है संरचनात्मक जो टाइप के जो परिवर्तन है वो लेके आती है। त्वरण। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है? त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों के लिए महत्वपूर्ण योजना है? तो त्वरण किस प्रकार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण योजना? वो है प्रतिभाशाली बच्चे। किस प्रकार के बच्चे? प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विकास जो कि अनुदैर्ध्य अक्ष यानी कि सिर से पैर, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है सिफेलिक कॉडल। क्या कहलाता है? सिफेलिक कॉडल। विकास जो कि अनुदैर्ध्य अक्ष यानी कि सिर से लेकर पैर तक की दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिफेलिक कॉडल। ओके। अगर केंद्र से नीचे की तरफ पूछ लिया जाए, ये तो अनुदैर्ध्य अक्ष पर विकास की बात की है कि सिर से पैर तक की, लेकिन अगर केंद्र से नीचे की तरफ पूछ लिया जाए तो सिफेलिक नहीं होगा, वहां पर होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। कौन सा होगा ये? केंद्र से नीचे की तरफ होगा प्रॉक्सिमोडल और सिर से पैर की तरफ होगा सिफेलिक कॉडल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु सर्पिल पाठ्यक्रम का सुझाव किसने दिया? जो बालकों का जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके सर्पिल पाठ्यक्रम का जो सुझाव वो किसने दिया? वो दिया ब्रूनर ने। किसने दिया? ब्रूनर ने। विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, विकास का डेवलपमेंट का जो है सोशल कल्चरल प्रिंसिपल है वो किसने दिया? वो दिया वाइगोत्स्की ने। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। बुद्धि का किसका? बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल, बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा। और अगर संक्रिय ये जो त्रिविमीय मॉडल है ये जो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, इसमें कौन कौन से टाइप है इस त्रिविमीय मॉडल के? वो है संक्रिय प्रक्रिया यानी कि ऑपरेंट, और सेकंड है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट या इंडेक्स, और थर्ड है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ओके। तो त्रिविमीय मॉडल के कौन कौन से पार्ट हैं? वो है संक्रिय यानी कि प्रक्रिया यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑपरेशन, और सेकंड है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट अर्थात इंडेक्स, और थर्ड है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ओके। तो बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा, और इसके जो तीन जो पार्ट है वो है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ओके। तो आपको ये जो इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आपको ध्यान से करना होता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हमें वो, अगर हमारा क्वेश्चन आसान सेट किया गया लेकिन उस हिंदी के वर्ड की वजह से हम वहाँ पर फंस जाते हैं, तो हमें कुछ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर संक्रिया दिया गया है लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑपरेशन, तो कुछ एक इंग्लिश के वर्ड्स भी याद रखने बहुत जरूरी होते हैं। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत, ये क्या था? बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल। लेकिन बुद्धि का अगर त्रितंत्रीय सिद्धांत, देखिए आप यहाँ पर कि कितनी बारीकी है क्वेश्चंस में, ये है त्रिविमीय और ये है त्रितंत्रीय। ओके। तो इन चीजों को आप बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। बुद्धि का त्रिविमीय दिया गया है मॉडल, ये दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा, और अगर बुद्धि का त्रितंत्रीय पूछ लिया जाए तो ये दिया गया है स्टर्नबर्ग के द्वारा। ओके। तो यहाँ पर एक मैचिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक साइड सारे मॉडल दे दिए जाएंगे और उनके एक साइड जो जिन्होंने इसको दिया है उनके नाम दे दिए जाएंगे। तो बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया गया है स्टर्नबर्ग के द्वारा। और अगर बुद्धि का त्रिस्तरीय, ये था त्रिविमीय, फिर त्रितंत्रीय और फिर है त्रिस्तरीय, अगर बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत पूछा जाए तो वो किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया कैरोल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? कैरोल के द्वारा। अगर बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत पूछा जाए तो वो दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा।
ओके, तो यहाँ से एक जो आपस में जो इनका मैचिंग का क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे से सेट किया जा सकता है। तो इन चारों को आप ध्यान से याद कीजिएगा। अब कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और कुछ उनके जो प्रतिपादक हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो उनको भी आप ध्यान से याद कीजिएगा। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसका क्या नाम है, वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे का है सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वंडुरा के द्वारा कौन सा दिया गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ओके, और एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया, एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। पियाजे, कोहलबर्ग और हर्स्ट के द्वारा दिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत। ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये सबसे पहले दिया, अगर ये पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो वो दिया पियाजे ने, सेकंड नंबर पे कोहलबर्ग ने और उसके बाद हर्स्ट ने। ओके, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी, ये डेफिनेशन किसने दी, वो दी हेडफील्ड ने। जो हमारा मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो ये डेफिनेशन दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है हेडफील्ड के द्वारा। गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से, वो हैं कोहलर, कोफा, वर्दीमर और लेविर। गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, वो हैं कोहलर, कोफा, वर्दीमर और लेविर। अगर गेस्टाल्टवाद के जनक पूछ लिए जाएं, अगर गेस्टाल्टवाद के जनक पूछ लिए जाएं, अगर एग्जामिनर पूछे कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दीमर। कौन है, गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दीमर। और अगर सारे ये जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के जो यहाँ पर अगर नाम पूछ लिए जाएं तो वो हैं कोहलर, कोफा, लेविर और वर्दीमर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यवहार के अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। व्यवहार के अध्ययन की सबसे पुरानी विधि पूछी गई है, तो वो है आत्मनिरीक्षण की विधि। व्यवहार के अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, आत्मनिरीक्षण की विधि। वंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का कर्म, वंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का कर्म बताना है हमें यहाँ पर। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो कर्म है वो है, सबसे पहले क्या आता है, वो आता है अवधारणात्मक यानी कि अटेंशनल, अवधारणात्मक यानी कि अटेंशनल लेते हैं हम पहले, और उसके बाद आता है धारणात्मक, उसके बाद क्या आता है धारणात्मक, उसके बाद आता है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और लास्ट में आता है अभिप्रेरणात्मक यानी कि मोटिवेशन। तो जो अगर ये क्रम सेट करने के लिए आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो क्या होगा, अवधारणात्मक यानी कि अटेंशनल, और उसके बाद आएगा धारणात्मक, और थर्ड नंबर पे आएगा उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और लास्ट में आएगा अभिप्रेरणात्मक यानी कि मोटिवेशनल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है वैलेंटाइन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है, वैलेंटाइन के द्वारा। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये किसने बोला, ये बोला वैलेंटाइन ने। ओके, गेस्टाल्टवाद का संबंध किससे है, हमने ऊपर किया था कि जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के नाम किए थे वो कौन कौन से, वो हैं कोहलर, कोफा, वर्दीमर और लेविर। और वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद का संबंध किससे है, तो गेस्टाल्टवाद का संबंध है संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं से। संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं से गेस्टाल्टवाद का संबंध माना जाता है। फ्रॉयड के अनुसार लड़कियों में पितृ प्रेम का जो भाव उत्पन्न होता है, लड़कियों में जो पितृ प्रेम का भाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि।
लड़कियां जब लड़कियों का अपने पिता के जो प्रति जो प्रेम का जो भाव होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। और अगर ये पूछ लिया जाए कि लड़कों में जो मातृ प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, लड़कों में जो मातृ प्रेम का भाव उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है ओडिपस भावना ग्रंथि। लड़कियों में तो होगा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि और लड़कों में होगा ओडिपस भावना ग्रंथि। और ये किसके अनुसार है? ये है फ्रॉइड के अनुसार। ओके, नेक्स्ट अब हम लेते हैं कि माता पिता की तुलना में बच्चे में विपरीत गुणों का आ जाना। माता पिता की तुलना में बच्चों में विपरीत गुणों का आ जाना। मान लीजिए कि पेरेंट्स तो हैं इंटेलिजेंट लेकिन बच्चे थोड़े से डफर हो जाए यानी कि थोड़े से उनमें वो इंटेलिजेंट ना हो, तो इन गुणों का आ जाना, विपरीत गुणों का आ जाना, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे प्रत्यागमन का नियम। ये कौन सा नियम होगा? ये होगा प्रत्यागमन का नियम। जेम्स लोंजे के संवेग सिद्धांत का सही क्रम बताना है हमें। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे ये सेट हो सकता है कि जो ये संवेग सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत है? ये है जेम्स लोंजे का। यानी कि ये किसके द्वारा दिया गया संवेग सिद्धांत? ये दिया गया है जेम्स लोंजे के अनुसार। और इस सिद्धांत का सही क्रम पूछा जा सकता है, तो इस सिद्धांत का सही क्रम है परिस्थिति यानी कि सिचुएशन, फिर है शारीरिक अशांति और फिर लास्ट पे है मानसिक स्थिति। परिस्थिति, शारीरिक अशांति और मानसिक स्थिति। संवेग सिद्धांत का सही क्रम है परिस्थिति, शारीरिक अशांति और मानसिक स्थिति। और ये संवेग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है जेम्स लोंजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु में अमूर्त तर्क करता है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु में अमूर्त तर्क करता है? यानी कि चीजों को बिना देखे उनके बारे में तर्क किस आयु में करता है बच्चा? वो करता है 11 से 15 वर्ष की आयु में। किस एज में करता है? 11 to 15 ईयर्स की जब उसकी एज हो जाती है तो बच्चा अमूर्त तर्क करने लगता है। ओके, अमूर्त बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अमूर्त बुद्धि का सिद्धांत दिया टर्मन ने। अमूर्त बुद्धि का सिद्धांत दिया टर्मन ने। और जो जीन पियाजे ने जो बोला है कि बच्चा अमूर्त तर्क करता है तो वो करता है 11 से 15 वर्ष की एज में। स्याही धब्बा परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है रोर्सा के अनुसार। किसके द्वारा दिया गया स्याही धब्बा परीक्षण? ये दिया गया है रोर्सा के अनुसार। और रोर्सा ने इसमें जो कार्ड यूज किए उन कार्डों की संख्या कितनी बताई गई है? उन कार्डों की संख्या बताई गई है 10। रोर्सा ने जो कार्ड यूज किए उन कार्डों की संख्या कितनी है? उन कार्डों की संख्या है 10। और ये जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये कौन सा टेस्ट है? ये है व्यक्तित्व आकलन टेस्ट है। ओके, तो इस ये की क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये किसके द्वारा दिया गया? ये किया गया रोर्सा के अनुसार। और जो उन्होंने कार्ड यूज किए उन कार्डों की संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 10। और अगर ये पूछा जाए कि स्याही धब्बा परीक्षण ये किस प्रकार का टेस्ट है? ये है व्यक्तित्व आकलन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो पिता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके पिता किसको माना जाता है? तो उसके पिता माना जाता है थॉर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता माना जाता है थॉर्नडाइक को। ओके, यहाँ पर भी मैच करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ शिक्षा मनोविज्ञान, फिर थॉर्नडाइक, और एक तरफ गेस्टाल्टवाद के जनक, फिर वर्धीमान। तो इनको मतलब ऐसे 3-4 ऑप्शन सेट कर दिए जाएंगे और आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि सोशियोमेट्रिक जो तकनीक है, सोशियोमेट्रिक तकनीक ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई J.L. मोरेनो के द्वारा। सोशियोमेट्रिक तकनीक दी गई J.L. मोरेनो के द्वारा। और शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हैं थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्धीमान। ओके, रोज के अनुसार, किसके अनुसार? रोज के अनुसार विकास की किस अवस्था को, रोज के अनुसार विकास की किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? वो कहा जाता है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड को। रोज के अनुसार विकास की किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? वो कहा जाता है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड की जो हमारी अवस्था होती है उसको बोला जाता है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया मैस्लो के द्वारा। अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया गया मैस्लो के द्वारा। पुनर्भरण का सिद्धांत किसके द्वारा? CL हल के द्वारा। अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया और पुनर्भरण का सिद्धांत दिया गया CL हल के द्वारा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एटकिंसन के द्वारा। ओके, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया गया एटकिंसन के द्वारा और बुद्धि का सिद्धांत दिया गया थॉमसन के द्वारा। तो यहाँ पर आसानी से एक मैचिंग का क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। व्यक्तित्व आकलन की किसकी जो हमारी जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट है उसकी प्रक्षेपी विधियां, यानी कि जो प्रोजेक्टिव जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं शब्द सहचर्य, वाक्यपूर्ति, वर्णन गति। और ये लास्ट टाइम पे एग्जामिनर ने इसमें एक ऑप्शन डाला था कि समाजमिति। तो समाजमिति व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। ओके, समाजमिति इसकी विधि नहीं है, इसकी विधियां हैं शब्द सहचर्य, वाक्यपूर्ति और वर्णन गति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण ये क्या है? ये है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व मापन हेतु इसको उपयोग किया जाता है। जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा। और इसमें जो कार्ड्स हैं उनकी कितनी संख्या है? इसमें कार्ड्स की संख्या है 30। और जो हमने लास्ट जो पीछे जो हमने किया था रोडसा ने कितने कार्ड्स बताए थे? उन्होंने बताए थे 10 कार्ड्स, मीन्स कि उन्होंने 10 कार्ड्स का यूज किया था। लेकिन मुर्रे और मॉर्गन ने इसमें कितने कार्ड्स का यूज किया? वो किया है 30 कार्ड्स का। ये अगर अगर इनकी डिवीजन पूछ ली जाए कि कितने कार्ड किसके लिए यूज किए गए हैं, तो 30 कार्ड्स में 10 कार्ड हैं जो वो मेल से रिलेटेड हैं और 10 कार्ड हैं फीमेल और 10 कार्ड हैं बोथ। ओके, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये किससे रिलेटेड है? ये है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व मापन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा। और इसमें कार्ड्स की संख्या है 30, 10 मेल, 10 फीमेल और 10 बोथ। ओके, अब है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव क्षमता, यानी कि मान लीजिए कि हमने किसी को किसी रास्ते पर छोड़ा और वो बंदा वापस उसी रास्ते से बिना बताए कैसे आ सकता है, तो इसको हम पलटाव क्षमता बोलते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव क्षमता विकसित होती है? वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, तो अगर पलटाव क्षमता से पूछ ली जाए कि इसका किससे संबंध है? इसका संबंध है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एरिक्सन के जो विज्ञान की अवस्थाएं, ये जो टॉपिक है इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में कभी भी ये मान के चलिए कि कभी भी यहाँ से क्वेश्चन छूटा नहीं है। हमेशा एचटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमारा ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक विज्ञान, एक तो यही बन गया क्वेश्चन कि जो मनोसामाजिक विज्ञान है वो किसका विज्ञान है? वो है एरिक्सन का। तो अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विज्ञान है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? तो उसकी है 8 अवस्थाएं। ओके, और अब इन अवस्थाओं का क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था प्रथम अवस्था और कौन सी सेकंड, या इस तरह से करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हमारी फर्स्ट अवस्था कौन सी है? वो है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। और ये कब से कब तक होती है? 0 से 1.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष तक। 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक होती है ये विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था।
और सेकंड अवस्था कौन सी है हमारी, वो है स्वायत्ता बनाम लज्जा। स्वायत्ता बनाम लज्जा यानी कि शक की अवस्था। ये कब से कब तक होती है, जहां पर ये विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था हमारी समाप्त होती है, वहां से ये सेकंड अवस्था स्टार्ट होती है, यानी कि 1.5 या 2 वर्ष से स्टार्ट होकर ये 3 वर्ष तक चलती है। स्वायत्ता बनाम लज्जा की अवस्था 1.5 या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। थर्ड अवस्था हमारी कौन सी आती है, थर्ड अवस्था आती है पहल बनाम दोष की अवस्था। पहल बनाम दोष की अवस्था ये कब से कब तक होती है, ये होती है 3 to 6 ईयर तक, 3 से 6 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था ये होती है 6 से 12 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था 6 से 12 वर्ष तक। और एक क्वेश्चन बनेगा कि परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उत्तर बाल्यावस्था के नाम से। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर बाल्यावस्था किस अवस्था को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जो एरिक्सन के मनोसामाजिक विज्ञान की जो चौथी अवस्था है, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ अवस्था हमारी कौन सी आती है, वो आती है पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था। पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था। और इस अवस्था को भी एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है किशोरावस्था। किशोर अवस्था। ओके। और ये किस एज से स्टार्ट होती है, ये होती है 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था यानी कि किशोरा अवस्था। ओके। इसके बाद आती है आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था। आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था। आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था ये होती है हमारी 18 से 35 वर्ष तक। आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था 18 से 35 वर्ष तक। और इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें बच्चे घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि किस अवस्था में बच्चे घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, तो वो बनाते हैं आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था में, यानी कि 18 से 35 वर्ष के जो बीच में जो बच्चे होते हैं वो घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। और इस अवस्था को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है पूर्व वयस्कावस्था। पूर्व वयस्कावस्था। ओके। सेवंथ अवस्था हमारी आती है जन्नात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था 35 से 65 वर्ष तक। और इसको अन्य नाम से जानते हैं, वो है मध्य वयस्कावस्था के नाम से जानते हैं। और इसमें जो लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अवस्था में लोग दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो होती है जन्नात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था। ओके। नेक्स्ट अवस्था हमारी आती है, नेक्स्ट और लास्ट यानी कि 8th जो हमारी जो अवस्था आती है वो आती है संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था ये कब तक होती है, ये होती है अबव 65। कब तक होती है, अबव 65। और इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, जैसा कि ये बिल्कुल लास्ट में जाके आती है अबव 65 के बाद में, तो हम ये कॉमन सेंस की बात है कि इसको हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानेंगे। संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था। और इसमें क्या होता है कि इसमें या तो हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं या फिर इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। और इस अवस्था में बैठे बैठे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग वो क्या करते हैं, वो भविष्य की चिंता करने की बजाय वो बीते दिनों की याद करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस अवस्था में भविष्य की बजाय बीते दिनों की याद की जाती है, तो वो होती है संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था में। और इसको प्रौढ़ावस्था भी बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब हम लेंगे कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम दिए हैं, तो वो दिए हैं 3 नियम। ओके। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मुख्य की बात हो रही है यहाँ पर, कि मुख्य नियम, मेन जो नियम है, मेन रूल्स हैं, वो कितने दिए हैं। मेन रूल्स दिए हैं उन्होंने 3। ओके। किसने दिए, थॉर्नडाइक ने। और वो कौन कौन से हैं, अगर ये पूछा जाए कि ये 3 नियम थॉर्नडाइक के सीखने के कौन कौन से, वो है अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। ओके। अगर इसके अलावा कोई 4th ऑप्शन दे दिया जाए तो वो गलत होगा।
थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम दिए गए हैं 3, और वो है अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? कौन सी बुद्धि को? संवेगात्मक बुद्धि को। संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया जॉन मेयर और पीटर स्लोवे ने। जॉन मेयर और पीटर स्लोवे ने। ओके, संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले प्रस्तुत किया जॉन मेयर एवं पीटर स्लोवे ने। और अगर ये पूछा जाए, ये तो इन्होंने सबसे पहले दिया, ये बात यहाँ पर क्या थी कि सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया जॉन मेयर और पीटर स्लोवे ने। और अगर इसकी प्रसिद्धि की बात पूछ ली जाए कि किस टाइम में इसको संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि मिली, तो ये प्रसिद्धि मिली डेनियल गोलमैन के द्वारा। डेनियल गोलमैन के टाइम में संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है कि लुप्त यानी कि गुप्त सांकेतिक अधिगम सिद्धांत। लुप्त सांकेतिक अधिगम सिद्धांत, लुप्त सांकेतिक अधिगम सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ओके, लुप्त सांकेतिक अधिगम सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? वो किया एडवर्ड चेस टोलमैन ने। लुप्त सांकेतिक अधिगम सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया एडवर्ड चेस टोलमैन ने। प्रक्रियावाद के मुख्य प्रवर्तक, प्रक्रियावाद के कौन से वाद के? प्रक्रियावाद के। प्रक्रियावाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है? वो है विलियम जेम्स। प्रक्रियावाद के मुख्य प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। और अगर पूछा जाए कि व्यवहारवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है? वो हैं जेबी वॉटसन। पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट के प्रवर्तक हैं वो हैं क्लार्क हल। प्रक्रियावाद विलियम जेम्स, व्यवहारवाद जेबी वॉटसन, पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट वो है क्लार्क हल। और लैंगिक परिवर्तन का काल किसे कहा जाता है? लैंगिक परिवर्तन का काल किस काल को कहा जाता है? लैंगिक परिवर्तन का काल कहा जाता है वह संधि काल यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था को। लैंगिक परिवर्तन का काल बोला जाता है वह संधि काल यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था, यानी कि जो 11 से 15 वर्ष के बीच की जो हमारी एज होती है उसको बोला जाता है लैंगिक परिवर्तन का काल। ओके, प्रक्रियावाद के जनक हैं विलियम जेम्स, व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन, पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट के जनक है क्लार्क हल। ओके, तो यहाँ पर एक मैचिंग क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। और लैंगिक परिवर्तन का काल कहा जाता है वह संधि काल को। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कि क्लासिकल अनुबंध, कौन सा अनुबंध? क्लासिकल। क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है? वो है एस प्रकार का अनुबंध। ओके, यहाँ पर भी एक मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा कि क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम है एस प्रकार का अनुबंध। और ऑपरेंट यानी कि क्रिया प्रसूत, इसकी हिंदी आप ध्यान से याद कीजिएगा, आप इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा कि ऑपरेंट यानी कि जो हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत। ऑपरेंट का अन्य नाम क्या है? वो है आर प्रकार का अनुबंध। और थॉर्नडाइक का जो अनुबंध है वो है एस और आर प्रकार का अनुबंध। तो यहाँ पर एक मैचिंग क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है व्यवहारवाद। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। और ये जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई? ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण मापन, इसके कितने टाइप है? इसका जो मापन है वो कितने तरीके से किया जाता है? वो किया जाता है 3 तरीके से। मापन 1 में हम क्या लेते हैं 4 से 8 साल के बच्चों को। जो फर्स्ट मेजरमेंट है उसमें हम लेते हैं 4 से 8 साल के बच्चों को सॉरी। और जो मेजरमेंट सेकंड है उसमें लेते हैं 8 to 14। और मेजरमेंट 3 है उसमें लेते हैं 14 साल से ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मकता की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। रचनात्मकता की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम क्या है? इसमें आएगी, सबसे पहले आएगी तैयारी, जो भी हमारी प्रिपरेशन है, जो तैयारी है सबसे पहले हम उसको लेंगे। उसके बाद आएगी परिपाक यानी कि उद्भवन। तैयारी,
परिपाक, और थर्ड आएगी अंतर्दृष्टि, और लास्ट में आएगा सत्यापन। रचनात्मकता की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तैयारी, उद्भवन, अंतर्दृष्टि और सत्यापन। ओके। अब क्वेश्चन है हमारा कि क्रिया प्रसूत अनुबंध। हमने ऊपर किया था कि जो ऑपरेंट यानी कि क्रिया प्रसूत, तो जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंध है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पुनर्बलन, स्वतः, पुनर्लाभ और विलोपन से। क्रिया प्रसूत का संबंध किस किस से है? तो इसका संबंध है पुनर्बलन, स्वतः, पुनर्लाभ और विलोपन से। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता स्तर सिद्धांत। ये जो सृजनात्मकता स्तर का जो सिद्धांत है, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि जो सृजनात्मकता का के जो स्तर का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया टेलर के द्वारा। और इसने कितने स्तर दिए? टेलर ने सृजनात्मकता स्तर के कितने जो स्तर बताए हैं वो बताए हैं 5 स्तर। सबसे पहला स्तर कौन सा है? भावबोधक सृजनात्मक स्तर, भावबोधक सृजनात्मक स्तर। उसके बाद दिया इन्होंने उत्पादक सृजनात्मक स्तर। थर्ड है आविष्कारी सृजनात्मक स्तर। फोर्थ अभिनव, अभिनव सृजनात्मक स्तर, यानी कि अभिनव को हम नवाचारी भी वहाँ पर दे सकता है एग्जामिनर, अभिनव की जगह। तो अभिनव यानी कि नवाचारी सृजनात्मक स्तर। और फिर है उद्यात्मक यानी कि इमरजेंटिव स्तर। ओके। तो ये हमने कुछ किए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज की अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अपनी और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सके और वो भी अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।